हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस विषय के अंतर्गत अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, धात्विक ऑक्साइड किसे कहा जाता है? धातु के ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जब किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करती है या किसी धातु के साथ ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है तो उसे उस धातु के ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड को जब अम्लों के साथ में मिलाया जाता है तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो एक अभिक्रिया का उदाहरण हम देखते हैं कि अभी हमने लिया है जिंक धातु को। जिंक धातु जब HCl जिंक धातु के ऑक्साइड यानी यहाँ देखिए O लगा है तो ये ऑक्साइड हो गया, तो ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जब जिंक धातु है तो इसको धात्विक ऑक्साइड बोलेंगे। तो जिंक ऑक्साइड जब HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है, जल बनता है। तो ZnCl2 क्या है? ये ZnCl2 लवण है और जल है। ठीक है, और इसी तरह से एक और अभिक्रिया का उदाहरण हम लेते हैं कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया, कॉपर ऑक्साइड एक हम बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और उसमें जब हम तनु HCl का विलयन मिलाते हैं और हम देखते हैं कि तनु HCl का विलयन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो हमारा जो कॉपर ऑक्साइड का घोल है वो धीरे धीरे HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके नीले हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, नीला हरित रंग का वो हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके नीले हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे HCl कॉपर ऑक्साइड में घुलती जाती है तो HCl का क्लोराइड कॉपर ऑक्साइड के कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बना लेता है जिससे विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो एक हमने अभिक्रिया ये देखिए हमने कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड का जो विलयन होता है HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बनाता है, इसलिए विलयन का रंग धीरे धीरे नीला हरा हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों अगली अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया हमने देखी। अगली अभिक्रिया हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्षारकों एवं अम्लों में समानताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप यहाँ ये जो चित्र बना है इसको आप देख सकते हो। इसमें एक बीकर है। ठीक है, कांच का एक बीकर लिया हुआ है। ये आप देख रहे हो, एक कांच का बीकर है और बीकर में क्या करना है, हमको एक लकड़ी का कार्क लेना है। कार्क को हमको इस तरह से, जैसे कि बीकर में आप देख सकते हो, ऐसे रख देना है और इसमें नुकीला सिरा कार्क की तरफ करके हमको क्या करना है, 2 कीलें हमको लगा देनी है। लोहे की 2 कीलें लेनी है, एक हमको बीकर लेना है और बीकर में कार्क को रख के उनमें हमें इन कीलों को लगा देनी है। फिर हमें 2 इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, एक कौन सा लेना है, एक लेना है धन प्लेट और एक लेना है ऋण प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक ले लिया धन और एक ले लिया ऋण, और हमने यहाँ 4 प्रकार के पदार्थों को प्रयोग के लिए लिया है। 2 अम्लों को लिया है, इसमें HCl है और H2SO4 है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है HCl या H2SO4, ये विलयन के रूप में लेना है। और एक हमें लेना है, या तो हम ग्लूकोज ले सकते हैं या एल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि यहाँ हम जो परिपथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो परिपथ में हम सेलों को लगा देते हैं
और यहाँ इसके आगे आप देख रहे हो कि एक बल्ब लगा देना है, और उससे आगे आप चलेंगे तो इसी में देखेंगे कि हमको एक स्विच भी लगा देना है इसके साथ में, ठीक है। तो हमारा ये विद्युत परिपथ हमको तैयार कर लेना है। अब हम प्रयोग के लिए हमने 4 पदार्थों को लिया है। HCl, तनु HCl, तनु यानी थोड़ा सा कम क्रियाशील, हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा आसुत जल मिला देते हैं, ठीक है, तो उससे क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो हमने 2 अम्लों को लिया है, एक HCl है और एक है H2SO4, ठीक है। और हमने 2 अन्य पदार्थों को लिया है, वो है ग्लूकोज एवं अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह से जब हमने पूरा कनेक्शन कर दिया, ठीक है, कीलों से इन 2 तारों को हमने ले लिया, और एक है हमारा प्लस तार, एक है हमारा माइनस तार। अब इसमें जब हमने घोल भरा, पहले हम HCl का घोल भरते हैं। HCl का घोल देखना कहाँ तक भरना है, यहाँ तक लेना है, कील का ये वाला भाग जो है ये घोल में डूबा ना रहे, ठीक है। ऐसा हमको यहाँ तक हमने घोल भर दिया HCl का। और जब हमने इन दोनों तारों को आपस में कनेक्ट किया तो हम देखते हैं कि इनमें जैसे ही विद्युत का चालन होता है या विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। तो HCl क्योंकि विद्युत का चालक है, और इसको जैसे ही हम इसमें विद्युत का चालन करते हैं, इन तारों का संयोजन करते हैं, तो HCl से H आयन मुक्त हो जाता है, H धन आयन मुक्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये बल्ब जलने लगता है, ठीक है। तो हमने एक अभिक्रिया ये करके देख ली। फिर इसके बाद में आगे हम इसको बीकर को खाली करते हैं और दूसरा हम लेते हैं इसी में H2SO4, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम दोहराते हैं। तो जब हमने H2SO4 का घोल लिया और उसी तरह से परिपथ को वैसे ही वैसे संयोजित करना है, और जब हमने देखा कि इसमें इन दोनों तारों को प्लस करने से इनमें विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के प्रवाह को हम कैसे देख सकते हैं? अब इसमें H धन आयन मुक्त हुए, ये तो हमको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन विद्युत के प्रवाह को हम कैसे देख सकते हैं? विद्युत का प्रवाह होने से ये बल्ब जलने लगता है, ठीक है। तो बल्ब जला यानी विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से पहले हमने 2 अभिक्रियाएं कर ली। अब हमने आपको बताया था कि हमने क्या 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 लिया है। HCl लिया है हमने, H2SO4 लिया है और ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज और एल्कोहल। तो बच्चों 2 अभिक्रियाएं तो हमने देख ली, ठीक है। ये 2 HCl और H2SO4 के साथ तो हमने अभिक्रियाएं देख ली। अब हम देख रहे हैं इसी बीकर में, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 बीकर ले लें और चारों बीकर में इसी तरह से विद्युत का परिपथ हम संयोजित कर दें, ठीक है। इस परिपथ को हम संयोजित कर दें, उसमें हमें सेल लेना है, बल्ब लेना है और एक स्विच लगाना है, ठीक है। तो एक माइनस और एक प्लस का तार लेना है, तो ये अपना परिपथ कहलाता है। तो या तो हम 4 बीकर ले सकते हैं, ये जो कांच का है ना, 4 ले सकते हैं, या फिर एक में ही करना है। तो पहले एक को हमने किया, उसको हमने घोल को निकाल दिया, फिर हमने दूसरे को लिया। तो इस तरह से हमने पहले HCl का प्रयोग किया। तो HCl का प्रयोग करने से दोनों तारों को प्लस करने से हम देखते हैं कि इनमें विद्युत प्रवाहित होती है, जो कि बल्ब जलने से हम उसको समझ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने HCl का घोल निकाल के हमने H2SO4 को लिया। तो H2SO4 को भी जब हमने यही सब अभिक्रिया को दोहराया तो हमने देखा कि इसमें भी बल्ब जलने लगा, यानी इसमें क्या होने लगा, इसमें भी विद्युत प्रवाहित होने लगी, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि अब हम लेते हैं बच्चों ग्लूकोज को, ठीक है। अब हमने ग्लूकोज का घोल लिया। तो जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का घोल लेने के बाद इसमें जब इन तारों का संयोजन किया जाता है तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है, बल्ब जलता नहीं है, तो उससे हम
अनुमान लगा लेते हैं बच्चों कि इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि बल्ब का न जलना ये संकेत देता है कि इनमें विद्युत का चालन या विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम इसी अभिक्रिया को एक चौथा हमारा जो पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, वो है एल्कोहल। ठीक है, अब हम इसी अभिक्रिया को एल्कोहल के साथ में दोहराते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एल्कोहल के साथ भी जब इन परिपथ को संयोजित करने से हम देखते हैं कि अल्कोहल का इसमें हमने घोल भरा तो उसमें भी बल्ब नहीं जलता है, यानी विद्युत का चालन या विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि HCl है, ठीक है, H2SO4 है, CH3 है, CH3COOH है, इन सब में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें H धन आयन होते हैं। ठीक है, तो जो कि क्या करते हैं, ये अम्ल जो विलयन में हाइड्रोजन आयन को ये मुक्त कर देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करने से इनमें क्या होता है, इनमें विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है, जबकि जो ग्लूकोज है और एल्कोहल उनमें H धन आयन नहीं होते हैं, तो उनमें विद्युत का प्रवाह करने से उनमें मतलब इसको संयोजन करने से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है और जिससे कि बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, अब बच्चों हम देख रहे हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, यानी जो जलीय विलयन है तो उसमें अम्ल या क्षारक क्या करते हैं। ठीक है, तो जल में जलीय विलयन यानी जल में जब हम किसी अम्ल को घोलते हैं तो अम्ल से H धन आयन निकल के जल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जल में जब हम किसी अम्ल को घोलते हैं तो अम्ल से H धन आयन निकल के उसमें जल में मिल जाते हैं। तो आप जानते हो जल का संकेत क्या है, जल का संकेत है H2O, और इसी में जब H धन आयन मिल जाते हैं तो H धन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। H धन आयन जब जल में बढ़ जाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन उसको बोला जाता है। इस तरह से H+H2O, ठीक है, H+H2O से क्या बन जाता है, H3O बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अम्ल जो भी होते हैं तो वो जल में H धन आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जब हम क्षारकों को जल में घोलते हैं तो क्षारकों का OH आयन अलग हो जाता है। ठीक है, और क्षारकों में जो धातु है, जैसे सोडियम धातु को जल में घोला जाए तो सोडियम धातु से सोडियम अलग हो जाता है और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वह आयन दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन में दोनों इसी तरह से जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो पोटेशियम आयन अलग हो जाते हैं और OH आयन अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जल में वो सोडियम धातु या पोटेशियम धातु या मैग्नीशियम धातु, ये सब धातुएँ अलग हो जाती हैं और इनमें जो OH आयन है तो वो OH आयन अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने अभिक्रिया देखी कि अम्ल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो अम्ल विद्युत का चालन करते हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो हमने ये प्रयोग देखा और हमने देखा कि जब ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे विलायकों में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत का चालन होता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, अम्ल या क्षारक के जो विलयन होते हैं तो वो कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विलयनों की सांद्रता यानी विलयनों की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, अगर अम्ल की क्रियाशीलता अधिक होगी तो H धन आयन अधिक मुक्त होंगे और क्षार की क्रियाशीलता या क्षार की सांद्रता अधिक होगी तो OH आयन अधिक मुक्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयनों की सांद्रता का कम होना तो वो तनुकरण कहलाता है और विलयनों की सांद्रता का अधिक होना
तो वो सांद्र विलयन यानी क्रियाशील विलयन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में कितना अम्ल है या कितना क्षार है, इसकी मात्रा का ज्ञान हमारे जो वैज्ञानिक थे लॉरेंसन, तो उन्होंने इसके लिए अम्ल और क्षार को मापने के लिए एक पैमाना बनाया था। उस पैमाने को pH पैमाना या pH स्केल कहा जाता है। ठीक है, अम्ल की सांद्रता या क्षार की सांद्रता। कोई भी अम्ल पढ़ने से हमें तो पता है कि अम्ल है तो इसमें H आयन होंगे। अब H आयन है वो कितनी मात्रा में है, ठीक है, या कोई क्षार है तो क्षार का हमें पता है कि क्षार है तो इसमें OH आयन होंगे। ठीक, अम्ल है तो H प्लस आयन होंगे, क्षार है तो OH माइनस आयन होंगे। लेकिन अम्ल की मात्रा या अम्ल की सांद्रता कितनी है, और अगर क्षार है तो क्षार की सांद्रता या OH आयनों की सांद्रता किसी पदार्थ में कितनी है, तो इसको मापने के लिए एक पैमाना जो बना है उसको कहा जाता है, कौन सा पैमाना, pH पैमाना। ठीक है, pH पैमाना। तो इससे हमें किसी भी पदार्थ का pH मालूम होता है। तो pH पैमाने में क्या होते हैं कि 0 से लेके 14 तक के संकेत इसमें रहते हैं। ठीक है, 0 से लेके 14 तक के इसमें संकेत होते हैं, भिन्न कलर होते हैं। तो कोई पदार्थ अगर अम्लीय होता है, इसका परीक्षण कैसे करते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, और लिटमस पेपर या तो नीले रंग का होता है या लाल रंग का होता है। तो लिटमस पेपर को जब हम किसी भी अम्ल दिया है हमारे लिए नमूने में या क्षार दिया है, तो उसमें लिटमस पेपर की आधी पत्ती हम डुबा देते हैं और बाहर निकालते हैं। तो उसका जो भी रंग बदल जाता है या जो भी रंग डार्क हो जाता है या फीका हो जाता है या रंग बदल जाता है, तो जो भी रंग होता है हमारे लिटमस पेपर का, वो हम pH पैमाने पर जितने रंग बने हैं उनसे pH पेपर से अपने लिटमस पेपर के रंग को मिला लेते हैं। ठीक है, तो जिस रंग से वो मैच खाता है वो उतना ही अम्लीय या उतना ही क्षारीय कहलाता है। ठीक है, और मान लो लिटमस पेपर का रंग 7 पे आया, यानी 7 पे जो रंग है उससे हमारे लिटमस पेपर का कलर आया, तो बच्चों उसको उदासीन बोला जाता है। उदासीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिसमें ना अम्ल के गुण स्पष्ट दिखाई दें ना जिसमें क्षार के गुण स्पष्ट दिखाई दें, तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम pH पैमाने के द्वारा अम्ल और क्षारों की मात्रा का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक, ओके बच्चों।